हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स का अर्थात भौतिकी का हम लोग जो है चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र का आज हम लोग इसमें सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये हमारा तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का और ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें आज हम लोग इसमें 35 एक से लेकर के 35 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पार्ट 1 में। उसके बाद पार्ट 2 में जो है फिर 35 से 70 तक के क्वेश्चन को 36 से 70 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टोटल हमने मानव नेत्र से 70 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। और यदि आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो बताओ, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो वास्तविक बनेगा लेकिन बड़ा तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं होगा। काल्पनिक तो बनेगा ही नहीं। उसके बाद काल्पनिक तो होगा ही नहीं, बनेगा तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है। तो एक नेत्र वाले व्यक्ति को जो सारा संसार दिखता है ना, तो वह द्विविमीय दिखता है, यानी कि 2D दिखता है, द्विविमीय दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, हमारे दो आंख सिर पर स्थित है अतः हमें वस्तु दिखता है। तो जब हमारा दो आंख सिर पे स्थित रहेगा, दो आंख रहेगा, तो हमें जो दिखाई देगा वस्तु वह त्रिविमीय दिखाई देगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिविमीय। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग है। तो नेत्र गोलक का व्यास जो है लगभग में ये 2.3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो नेत्र गोलक के गोल होने पर, तो लंबा होने पर तो निकट दृष्टि को हम लोग देख पाते हैं। तो ये तो निकट दृष्टि लंबा तो नहीं हो रहा, ये नहीं होगा। तो नेत्र गोलक का गोल होने पर, जैसे नेत्र गोलक का गोल होगा तो ये इसमें हमें दूर की वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि दूर की वस्तु को देख पाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूर की वस्तु को। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में सामंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो आयु में वृद्धि होने पर मानव में सामंजन क्षमता घट जाती है, तो इस दोष को हम लोग कहते हैं जरा दूरदर्शिता दोष। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरा दूरदर्शिता दोष। उसके बाद अगला हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, मानव दृष्टि मानव दृष्टि वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग में, ये कितना होता है, ये होता है 25 सेंटीमीटर होता है, या इसी को 0.25 मीटर भी बोल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है। तो एक नेत्र वाले व्यक्ति का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वह 150 डिग्री होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। तो कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है, इसको हम लोग परितारिका कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, परितारिका। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो ये पुतली जो है नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुतली। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो रेटिना प्रकाश को परिवर्तित किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में, ये तो नहीं होगा। विद्युत सिग्नल में, ये भी नहीं होगा। अगला सी नंबर है, वास्तविक प्रतिबिंब में। हाँ, वास्तविक प्रति यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बनाता है रेटिना अपने ऊपर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण
वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है? तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है उसे हम लोग कहते हैं सामंजन क्षमता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को कहा जाता है कॉर्निया कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। उसके बाद अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता में जो परिवर्तन होता है ये होता है किसके द्वारा? तो ये होता है पक्षांबी पेशियों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पक्षांबी पेशियों के द्वारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो ये जो बनता है किसके द्वारा? परितारिका के द्वारा? नहीं, परितारिका के द्वारा नहीं बनता है, पक्षांबी पेशियों के द्वारा भी नहीं बनता है, तो ये बनता है अभिनेत्र लेंस से बनता है, यानी कि उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस से बनता है। हमारे आंख में कौन लेंस लगा रहता है? तो हमारे आंख में उत्तल लेंस लगा रहता है, तो इसके कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? उसको रेटिना कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेटिना कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, आंख व्यवहार होता है, तो आंख व्यवहार करता है किसकी तरह? अवतल दर्पण की तरह? नहीं, उत्तल लेंस की तरह। हाँ, उत्तल लेंस की तरह जो है हमारा आंख व्यवहार करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आंख में उत्तल लेंस लगा होता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की जो क्रिया होती है ये किसके द्वारा होती है? ये होता है सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलियरी पेशियों के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, मानव नेत्र दो है तो इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। तो मानव नेत्र जब दो होता है इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? तो वह 180 डिग्री होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है। तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशा में स्थित रहेगा, तो उसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वह अधिकतम होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? तो मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दृष्टि पटल। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है। तो आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तो ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो ये रहता है 1/16 सेकंड तक बना रहता है। प्रतिबिंब को हटा लेने पर भी आंख पे 1/16 सेकंड तक जो है प्रतिबिंब बना हुआ रहता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग जो होता है ये परितारिका होता है। नेत्र का रंगीन भाग जो होगा ये परितारिका होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो किसकी शिथिलता से? तो ये परितारिका के शिथिलता से पूर्ण रूप से फैल जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंख की पुतली जो है ये किस प्रकार काम करती है? तो ये परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्ती द्वारक। उसके बाद अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र
साफ साफ देख सकता है। तो जिस नेत्र में जो दोष होता है, यानी कि दूर दृष्टि वाले दोष जो है दूरी की वस्तु को देख सकता है, और निकट वाले जो है निकट की वस्तु को देख सकता है। तो इसमें दूर दृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, यानी कि दूरे दृष्टि में ना दूर की वस्तु को देख पाएगा और निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, यानी कि दूर की वस्तु को देख पाता है, निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो इसलिए इसमें कौन सा दोष है? इसलिए इसमें दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष वाले जो है दूर की वस्तु को तो देख पाएगा, दूरी की वस्तु को देख लेगा, लेकिन निकट की वस्तु को जो है, ये निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। यानी कि दूर की वस्तु को देखता है, निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट की वस्तु को साफ साफ कौन नहीं देखता है? जिसमें दूर दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि में क्या होता है? वह निकट के वस्तु को देखेगा, लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख पाता है। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता, त्रिज्या या फोकस का घट जाना। तो ऑप्शन बी में देख लो, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, यानी कि वक्रता का घट जाना या फोकस का घट जाना। निकट में क्या होगा? वक्रता घट जाता है, यानी कि वक्रता, त्रिज्या या फोकस दूरी घट जाता है, जबकि दूर दृष्टि में बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 30 नंबर का है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जिस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है, तो उसे कौन लेंस कहते हैं? तो उसे हम लोग बेलनाकार लेंस कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेलनाकार। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसकी बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दृष्टि परिसर कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दृष्टि परिसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधित किया जा सकता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। निकट क्या बोलते, दूर है ना, तो दूर के लिए हम लोग क्या करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो किस दृष्टि दोष को अवतल लेंस और उत्तल लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो यह तो होता है जरा दूरदर्शिता दोष होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है जरा दूरदर्शिता दोष में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है, और मोतियाबिंद को हम लोग चश्मा से इसको हम लोग सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो मोतियाबिंद होता है जिसमें आंखों में दूधिया धुंधला हो जाता है। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? बताएं। दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण है कि फोकस का बढ़ जाना। तो फोकस यहाँ पे क्या हो रहा है? घट जाता है, ये तो नहीं होगा। नेत्र गोलक का बड़ा, ये भी नहीं होगा। लेंस की वक्रता घटना, ये भी नहीं होगा। तो ये लास्ट ऑप्शन डी में देखो, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, यानी कि बढ़ जाना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आज हम लोग टोटल जो है 1 से 35 तक के क्वेश्चन किए हैं। ये हमारा पार्ट 1 था। अगले वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में हम लोग जो है 35 से 70 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।